नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश का लाइट, ठीक है। और यह हम लोग चौथा वीडियो है इसका, मतलब फिजिक्स में चौथा वीडियो है, ठीक है। चलिए, यह है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, ठीक है। तो इस ऑप्शन में क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी, फोटॉन। कहते हैं कि परमाणु प्रकाश के छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बनाता है उसे फोटॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश की तरंग जो है अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया है, जैसे प्रस्थ है, प्रस्थ, ठीक है। तो प्रस्थ हो गया, तो प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है ना। तो ये ध्यान है, प्रस्थ, ठीक। अनुदैर्ध्य में क्या होता है? अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो ये ध्वनि होता है, ध्वनि। ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य होता है, तो ध्वनि, इसमें ध्व यह है ना, अनुदैर्ध्य ध्व। इससे याद रखिए कि ये प्रकाश का प्रस्थ जो है अनुप्रस्थ प्रकाश हो जाएगा, अनुदैर्ध्य होगा ध्वनि से। तो ये याद रहे आपका, ठीक। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग किस किस द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक, फैराडे। तो ये हाइगेंस होगा, तीन का भी हाइगेंस के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 का सी, विकिरण के चलते यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप को खोज किसने की थी? तो सेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैक्सवेल थे, ठीक। आगे, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश की तरंगें विवर्तन होती हैं? ग्रोमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकाल्ट। तो इसका ऑप्शन सी 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रोमाल्डी ने सर्वप्रथम दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? कॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, न्यूटन। इसका 7वां का आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसके हिसाब से इसमें से कोई एक होगा, उसमें मतलब ये तीनों में से कोई 3 सही होगा, एक गलत होगा। विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी, ध्रुवण के चलते यह दोनों में घटित नहीं होता है, ठीक। किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। इसका आंसर 9 का हो जाएगा बी, विवर्तन के कारण मुड़ जाता है प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन की कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। ये 10 का हो जाएगा बी, व्यतिकरण की पुष्टि से करता है। प्रकाश विकिरण का प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान। तरंग और कण दोनों के समान, इनमें से कोई नहीं। 11 का हो जाएगा सी, तरंग और कण दोनों के समान होता है। आगे, प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दिया है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। कारण ये है, देखिए अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन जो होता है, जैसे मान लीजिए टंक में भरा है, तो विरल 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 माध्यम से हवा, चाहे जो भी विरल माध्यम हो जाएगा, और ये मान लीजिए जल हो गया, जल मान कर चलिए, तो ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है ना। तो इनकी इससे जो प्रकाश जाएगी तो ये अपवर्तन का हो जाएगा, और इसमें विवर्तन भी होता है इसी में, सघन और विरल माध्यम का। और परावर्तन जो कोई एक सतह होता है, किसी शीशा मान लीजिए ले लिए, तो आपतित कोण और आपतन कोण जो होता है ये जो सेम होता है, और इसी पे अवलंब, तीनों एक पे पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विरल और सघन माध्यम के जो भी हम इस पर लंब डालेंगे, तो इसमें जो लंब होगा ये तीनों एक तरह, आपतन कोण। और क्या होता है कि ये जो अपवर्तन में होता है, अपवर्तन में
ये जो रेखा होती है सघन से विरल से माध्यम से सघन में जाती है, तो इसको जो दिया हुआ है लंब के समीप आ जाता है, लंब के झुक जाता है। और वही चीज सघन से जब विरल के तरफ प्रकाश ले जाएंगे तो वो अथी से क्या बोलते हैं, इस लंब से दूर हो जाता है, झुक यहाँ अंदर में झुक जाता है, यहाँ पर दूर हो जाता है, तो इसको अपवर्तन बोलते हैं। अब परावर्तन एक ही तल से वापस चला जाता है तो उसको परावर्तन बोलते हैं। तो ये हो गया आंसर बी, 12 का बी। चलिए आगे। प्रकाश के ध्रुवण की घटना में यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। ध्रुवण की घटना के कारण यह सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। 13 का सी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य लगभग 4×10⁻26 प्रति सेकंड की जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य में इतनी ऊर्जा निकलने से उनका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका आंसर होगा 14 का बी होगा, यानी कि 4×10⁻9 kg प्रति से -1 होता है, ठीक है ना, प्रति में है। आगे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का जो वेग है किसने पता किया था? तो गैलीलियो, न्यूटन, रोमन, माइकलसन। तो इसका 15 का हो जाएगा सी, रोमर ने प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग अधिकतम किसमें होता है? हीरा में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा निर्वात में, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है, सहसा गिर जाती है। तो माध्यम में कोई भी तापमान से वृद्धि से कोई मतलब नहीं होता है, वैसी की वैसी रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे। जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में बताइए। तो जल में, कांच में और हीरे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा। पहले जल में ज्यादा होगा, उसके बाद से कांच में, उसके हीरे बाद। प्रकाश का जो चाल होगा पहले जल में ज्यादा होगा, उसके बाद से कांच में, उसके बाद से हीरा में, तो ये जाएगा आंसर बी। चंद्रमा से दिया हुआ है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो ये है 1.2 सेकंड, यह 1.2 है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 19 का सी। आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? मतलब सूर्य का जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने मिनट में आता है यहाँ से आने में? तो ये होता है 500 सेकंड। ये जो होता है ये होता है 500 सेकंड, 500 सेकंड, ठीक है ना, सेकंड। और मिनट में होगा 8 मिनट 20 सेकंड। जब इसमें भाग करेंगे 60 का तो ये हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वही है ना, सूर्य से प्रकाश, हाँ ठीक है। और प्रकाश का वेग, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रहे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दिया हो 3×10⁸ सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, देखिए सब में 8 दिया हुआ है, 3×10⁸ दिया हुआ है। मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल, तो यह मीटर 21 का हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय कितना सेकंड रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, 460 सेकंड। आगे। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक में से हो, या पृथ्वी एक हो या पृथ्वी। तो ये तो आंसर नहीं होगा, अब इसी में से कोई देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का कि चंद्रमा बीच में होता है। तो देख लीजिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य, उसके बाद से चंद्रमा और उसके बाद से पृथ्वी, ठीक। तो ये ऐसे रहता है, तो इसको यस यू यन सन, यन डबल ओ यन मून, EARTH, ठीक है ना, TH। तो ये हो गया अर्थ। तो मतलब ये सन, ये इसको याद रखिएगा। फिर से यह सूर्य ग्रहण हो गया, ये चंद्र ग्रहण क्या आता है? तो चंद्र ग्रहण में सूर्य, ठीक है ना, सूर्य, और बीच में होता है पृथ्वी,
और इस टाइप होता है चंद्रमा। ठीक, तो ये याद रहे, ठीक है ना, इसी तरह से लगता है। तो एक कोई स्थिर रख लीजिए, तो ये हो जाएगा यस एम ई, एस एम ई या यस ई यम, यस ई यम, इसे याद रहे। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक साथ होंगे सीधी में, ऐसे ही सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तो चंद्र ग्रहण, सूर्य मून और पृथ्वी एक साथ रहेंगे तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? देखिए, चंद्र को चंद्रमा लिख दीजिए, चंद्रमा, और देखिए और एक सूर्य, यही ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो इनको याद करने के लिए देखिए, चंद्रमा पूर्णिमा, इसको हम क्या कर सकते हैं, चंद्रमा पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें चंद्रमा, इसमें पूर्णिमा, तो चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन लगता है, और यह सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या, अमावस्या। तो यह है, तो इसमें यह है, तो ये जो है इसे याद करने के लिए ट्रिक हम लोग याद किए हैं कि ये भूलेंगे नहीं। तो ये देखिए, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। याद करने के लिए चंद्रमा पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य अमावस्या, ठीक। तो इसको याद रख लीजिए। आगे, सूर्य ग्रहण कब होता है? यही पर देख लीजिए, प्रतिपदा, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन या चतुर्थांश। तो ये अमावस्या आप देख लिया, आप इससे पहले हम देख लिया है कि अमावस्या के दिन, यानी इसमें अमावस्या यह है, यह सूर्य है, तो ये इसके हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 27 का सी, ठीक है ना। इसका 27 का सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा पूरा जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन से पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो जो भी, जैसे मान लीजिए ये पानी है, इसमें पानी में एक सिक्का रखा गया है, तो अपने, जैसे ऊपर से हम देखेंगे तो ये अपने स्थान से कुछ थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। उसका कारण बस सिर्फ है उसका अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी। परावर्तन नहीं होता है कि अपने एक सतह से आएगा, किरण दूसरे निकल जाएगा। विवर्तन और प्रक्षेपण ये अलग अलग चीज है, ठीक। आगे चलते हैं 29 का, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है इस कारण से? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, प्रक्षेपण के कारण। तो ये होगा अपवर्तन के कारण, 29 का ए। आगे, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश से तेजी पड़ता देखी जाती है, इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। पूर्ण परावर्तन एवं विवर्तन परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं परागमन परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन, परागमन की परिघटना के आधार पर। तो 30 का हो जाएगा आंसर डी, अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? तो जब भी एक ध्यान दीजिएगा, सरल माध्यम, विरल माध्यम से, सरल नहीं, विरल माध्यम से, ठीक है ना। जब भी हम किसी चीज को सघन माध्यम में देखेंगे, सघन माध्यम में, पानी में, तो वो अपने जो वहां पे लंब पड़ा रहेगा उसके साथ झुक जाएगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा दिखाई देगा। उसका कारण है कि अपवर्तन के कारण से वह चीज थोड़ा सा अपनी गहराई से ऊपर दिखाई देगा। तो इसका आंसर 31 का हो जाएगा बी। 32 है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति किस कारण जल की सतह से ऊपर किसी वस्तु को अपने वास्तविक स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? तो यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। 32 का ए। का कारण क्या है कि जब भी विरल माध्यम से, विरल माध्यम, ध्यान रहे अपवर्तन में विरल माध्यम और सघन माध्यम का बड़ा ध्यान रोल होता है, यही चीज देखना होगा। मान लीजिए ये हवा हो गया, ठीक है, और पानी में मान लीजिए कि समुद्र में रह करके या पानी में रह करके सघन माध्यम में यानी जल में आप यहाँ से देखेंगे, आपको यह प्रतीत होगा कि अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचाई पर। कारण ये है कि जैसे भी यहीं पे देख लीजिए, मान लीजिए बार्डर है विरल माध्यम और सघन माध्यम का, इस पर एक लंब पड़ेगा, आप यहाँ से देखेंगे
तो जब देखेंगे ना, तो जो भी यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ से जैसे मान लीजिए आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे दूर हट जाएगा वो, इसी की वजह से ऊंचाई पर दिखाई देता है। ठीक, और यहाँ पे होता है पानी में, जब ऊपर से देखेंगे विरल माध्यम से, तो ये हो जाएगा इसके नजदीक, मतलब लंब की तरफ झुक जाता है, लंब से दूर हट जाता है, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से इस कारण ऐसा परिभाषित होता है: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विसर्जन। इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, वो सीधी दिशा में चली जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, ये दूर है, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अविलंब की ओर झुक जाएगी, जो अविलंब पड़ेगा उसके तरफ झुक जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतित क्रांतिक कोण के अधिक के साथ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण अधिक के साथ, और विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो 36 का हो जाएगा डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष जब भी बनता है तो इन दोनों के कारण बनता है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। चलिए आगे, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो व्यतिकरण कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यतिकरण परिघटना पर, और विवर्तन परिघटना पर, ध्रुवण परिघटना पर। इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के आधार पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन। इसका 39 का हो जाएगा ए, अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं, सूर्य से प्रकाश के आंतरिक परावर्तन हो सकता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि वायु में कांच में जाए, वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, और जल से कांच में जाए। तो इसका आंसर 40 का हो जाएगा सी, कांच से जब वायु में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है, चटकीला नहीं है, चमकीला प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो 41 का हो जाएगा पूर्ण आंतरिक के कारण चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होते हैं। वायुमंडल में निलंबनीय बूंदों, वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण होता है। और दिए गए कथनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर 42 का हो जाएगा ए, वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के होने से। एक और चीज है कि अगर मान लीजिए सूर्य इस साइड से अगर सूर्य प्रकाश जा रहा है तो इस साइड में वो क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? तो इंद्रधनुष में रंग होता है कुल मिलाकर के 7। ठीक है, और प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका 44 का हो जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय फाइबर का सिद्धांत कार्य करता है। आगे, संबंधित माध्यम युग्म की क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती हैं? विवर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो 45 का हो जाएगा बी, समग्र आंतरिक परावर्तन। आगे,
दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और दृष्टि एक दृष्टि दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, आंख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर जाता है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर 46 का हो जाएगा डी, डी यानी कि 2 और 3, 2 और 3 सही है। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, आंख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्र लेंस और एक नेत्रक। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस अवतल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस उत्तल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण। तो जो भी सूर्य के प्रकाश में जो भी रंग होते हैं, 7 रंग, उसमें से सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, उसका होता है इसी के कारण से। तो प्रकीर्णन इसका हो जाएगा 48 का सी, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य समान रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो 49 का हो जाएगा बी, आवृत्ति समान रहती है। ठीक है ना, कि आवृत्ति समान रहती है। जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसकी आवृत्ति समान रहती है। आगे, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण अवशोषण सबसे कम होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण का सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक, और उसी में लाल का जो होता है, जो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, उसी की वजह से लाल ज्यादा दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है: कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम और इनमें से कोई नहीं। 51 का हो जाएगा बी, धूल कण विसरण होता है। ठीक, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षण को एक दिन समय अधिकांश दिखाई देगा, हल्का पीला, नीला, नारंगी, काला। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षण को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। अच्छा, ये पूछ रहा है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षण को देखने वाले को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो हल्का पीला, नीला, नारंगी, काला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काला दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े से में आंतरिक अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अपसारी लेंस और समतल अपसारी लेंस। ठीक है, तो 53 का हो जाएगा बी, अपसारी लेंस। जो बुलबुला व्यवहार जो करेगा, बुलबुला जो होगा वो होगा अपसारी लेंस का व्यवहार करेगा। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है। प्राणी जीव जंतु लाल रंग से पहचान सकते हैं। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है। तो इसका 54 का हो जाएगा, 54 का सी, लाल रंग सबसे कम प्रेक्षित होता है। ओके, आगे। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, ऊपरी सतह के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इसका आंसर 55 का हो जाएगा, 55 का बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडल की ललिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका हो जाएगा आंसर ई, 56 का कौन सा? 56 का डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लालिमा, अच्छा हाँ, लालिमा प्रतीत होता है। ठीक है, इसका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा।
एक चीज सूर्य अस्त और सूर्यास्त में जिसे सूर्य पहले दिखाई देता है, जैसे कि कुछ देर पहले और कुछ बाद में दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण होगा। जो लालिमा जो होती है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी, पीला, लाल और नीला। तो 57 का ए हो जाएगा बैगनी, सबसे अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका मुख्य कारण किसके द्वारा किया जा सकता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका 58 का हो जाएगा ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? धुतिहीन होता है तो यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। 59 का हो जाएगा बी, इसका कारण पूर्ण परावर्तन है, इसका कारण परावर्तन है। परिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का हो जाएगा कि समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग से में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? बहुलित परावर्तन व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यक्तिकरण। तो 61 का हो जाएगा ए, 61 का आंसर हो जाएगा ए। आगे, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका हो जाएगा 62 का ए हो जाएगा, 62 का उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, एक लेंस नहीं दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे यहीं पे जैसे देखिए, वाहन के पीछे देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग होता था? अवतल दर्पण। और उसका हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण पीछे के वाहन को देखने के लिए और आगे प्रकाश को देखने के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना अपवर्तन का कारण है। तो ये तो कारण है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाली दिखाई देना, रातों में टिमटिमाना, तारे रातों में टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई दिखना। तो ये हो जाएगा 63 का हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा। सूर्य का ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई जाता है, जबकि उस वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देने का ये अपवर्तन के कारण होता है। रातों में जो जिसे सघन और विरल माध्यम में जब हम ऊपर आकाश में देखते हैं तो टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ज्यादा ऊंचाई दिखना भी अपवर्तन का कारण होता है। ये पूछा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का जो लालिमा दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो 64 का हो जाएगा रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर 64 का हो जाएगा बी, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाहनों को अग्रदीप हेडलाइट के किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग जाता है? वही हम इससे पहले देखते, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परवलयीय दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा, 65 का हो जाएगा क्या? इसमें डी दिया हुआ, डी, ठीक। अग्रदीपों का दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त में लाया जाने वाला अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका 66 का हो जाएगा, 66 का ए हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक। आगे, इनमें से कौन सही है? तो इसका हो जाएगा बी, 67 है ना, 67 का सी है, गलत हो रहा है। 67 का सी होगा 1/f बराबर 1/u - 1 प्लस में भी है। तो ये है इसका आंसर 67 का सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कार्निया, आइरिस, प्यूलिक, रेटिना। तो इसका रेटिना पर पड़ता है प्रतिबिंब जो होता है। 68 का डी होगा, डी रेटिना पर।
रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, अवास्तविक और छोटा, उल्टा और सीधा। तो इसका जैसे उल्टा तो बनता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन 69 का हो जाएगा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो आदमी का आधा होता है, व्यक्ति का आधा। जैसे अपने पूरे शरीर को हम लोग देखना चाहेंगे जैसे प्रतिबिंब में समतल दर्पण में, तो हमसे आधा अगर शीशा रहेगा तो हम उसमें पूरा देख लेंगे। तो वही हो जाएगा इसका आंसर 70 का बी हो जाएगा, व्यक्ति की आधी ऊंचाई की आधी। दिया हुआ है कि एक वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो पहले प्रतिबिंब की संख्या 2 समांतर, तो क्या होगा प्रतिबिंबों की संख्या? तो ये हो जाएगा 71 का डी हो जाएगा, अनंत बन जाएगा। मैंने एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, आगे तो समतल दर्पणों के एक 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये होता है 360 डिग्री बट्टा में थीटा होता है। तो थीटा ये जो दिया हुआ है 9 चौके 36, ठीक है ना, 36। अगर यह सम बनेगा तो एक घटा दिया जाता है। ठीक, तो देखिए 360 बट्टा में 90, ठीक है, तो 9 चौके 36 हुआ ना। तो अगर ये सम है, सम होगा तो एक घटा दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच में कितने कोण का होना जरूरी है? तो ये 90 डिग्री है, अभी इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है तो बीच खड़ा उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी कि 360 बट्टा में 60, 6 का 36, तो 6 बार 6 का 36 और 74 का हो जाएगा। एक कम कर लेंगे, इसमें से एक कम कर लेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, आगे। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, एक अभिसारी किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस होता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का बी हो जाएगा, किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस जो होता है किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो 76 का हो जाएगा ई, किरणें फैलाता है। आगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो 77 का हो जाएगा बी, तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो 78 का हो जाएगा डी, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक, 79, देखिए भैया गलत ना हो जाए, ये देखिए, हाँ ठीक है, 78 का सही है डी। 79 है, 79। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? अपसारी, बेतरतीब, समांतर और अभिसारी। 79 का हो जाएगा सी, समांतर। आगे, डायप्टर किसकी ऊंचाई है? लेंस की क्षमता के, तो लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। डायप्टर लेंस की क्षमता होती है 80 का ए, ठीक है। और धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप की चश्मों की क्षमता होती है 81 का जीरो डायोप्टर। आगे, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता +2D + 4D -2D -4D, तो इसका 82 का आंसर हो जाएगा बी, +4D। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर, तो इसकी क्षमता होगी 83 का डी, 83 का डी बस 0.5, अरे +5D, 83 का डी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी होगी
200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 84 का हो जाएगा सी 50 सेंटीमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का हो जाएगा ए, घट जाती है, उसकी क्षमता जो होगी घट जाएगी। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये जाएगा 86 का डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 86 का डी। 87 है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों से विभिन्न विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रिज्म की दो सतहें का किरण का विचलन होता है। प्रिज्म की दो सतहों का किरण अपवर्तन होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से होता है? तो 88 का हो जाएगा डी, 7 रंगों के मेल से बनाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है बैगनी। सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी, विग्योर। 90 हो गया। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दिया है लाल, हरा, बैगनी, पीला। 90 का हो जाएगा ए, लाल, यानी कि विबग्योर होता है, विबग्योर। अंतिम में तो रेड और ये, ठीक। तो इसका सबसे ज्यादा होता है और इसका सबसे कम होता है। आगे प्राथमिक रंग है। प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, वे रंग जो रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका प्राथमिक हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा कि वे रंग जो अन्य रंगों से मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। आगे 3 मूल रंग है। इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी, नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, हरा। आगे श्वेत प्रकाश की अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन, परिक्षेपण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी, वर्ण विक्षेपण की वजह से श्वेत प्रकाश अलग अलग रंग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, लाल, हरा ही है, इसमें से हो जाएगा बी, 94 का बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य अधिक होता है प्रकीर्णन। देखिए लाल का जो होता है, लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। ये याद रहे कि लाल का रंग तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे प्रकीर्णन कम होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी नीला, श्वेत काला, पीला नीला, लाल हरा। 96 का हो जाएगा डी, 96 का हो जाएगा डी, लाल और हरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णन करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, परावर्तित करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसी दिखाई देगी? तो इसका काला हो जाएगा, इसका आंसर 98 का हो जाएगा सी, काला हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, सफेद के साथ जो भी रंग लगाएंगे सफेद के साथ, तो इसमें अधिकांश तौर पर अपने के साथ सफेद से सफेद, जैसे हरा से हरा करेंगे तो हरा दिखाई देगा, लेकिन हरा के साथ अगर कोई और लगा देंगे तो काला दिखाई देगा। 99 है। कुल कुछ परिवहन वाहनों के अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखाई देता है। पीली बत्ती बहुत कम ऊर्जा खर्च करती है। पीला प्रकाश चेहरे को बेचता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे की रातों में पीली बत्ती काम आती है। पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को आंखों पर चमक उत्पन्न नहीं करती है। तो 99 का हो जाएगा सी, कि
पीला प्रकाश कोहरे को बेचता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली पत्ती काम आती है। कौवा है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने की क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर के रंगों से अलग अलग किया जा सकता है, पौधे के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा ए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। इसमें लाइट में या प्रकाश में आगे और चल करके 80 क्वेश्चन और है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।